What happens on the day of endoscopic spine surgery? तो एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी जब किसी की होने वाली होती है तो क्या चीजें वो एक्सपेक्ट करेगा। हेलो एंड वेलकम, मेरा नाम डॉक्टर देवाशीष शर्मा है। मैं एक रीढ़ की हड्डी का विशेषज्ञ हूं और आज हम लोग बात करेंगे व्हाट हैपन्स ऑन द डे ऑफ एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी। तो एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी जब किसी की होने वाली होती है तो क्या चीज़ें वो एक्सपेक्ट करेगा, किस तरह से क्या क्या हो रहा होता है। ये जो वीडियो है, इस वीडियो में हम आपको गो थ्रू करते हैं जो जो चीज़ें आपको फॉलो करनी होती हैं, जिससे कि अगर आपकी ऐसी सर्जरी होने वाली है या आप इस तरह का कुछ भी प्लान कर रहे हैं तो आपको एक गाइडलाइन मिल पाए कि किस तरह से इस सर्जरी में प्रोसीड किया जाता है। तो सबसे पहले ऑब्वियसली आपका कंसल्टेशन होगा आपके डॉक्टर के साथ। जो भी आपके स्पाइन डॉक्टर हैं वो आपको एडवाइस करेंगे कि एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी हो सकती है। एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी अगर हो सकती है तो फिर ये बात डिसाइड की जाएगी कि आपकी इंटरलैमिनर एंडोस्कोपी है या फिर ट्रांसफोरामिनल एंडोस्कोपी है। कुछ लोग एंडोस्कोपी को बेहोश करके करते हैं और कुछ लोग एंडोस्कोपी को बिना बेहोशी के कर सकते हैं। तो अगर आपकी एंडोस्कोपी जो है वो डिसाइड हो गई है तो आपको एक डेट मिल गई है। उस डेट से पहले आपसे एक्सपेक्टेड होता है कि आप कुछ ब्लड टेस्ट करोगे और कुछ और जांचें होती हैं, जैसे चेस्ट एक्सरे होता है, ईसीजी होता है। ऐसी कुछ बेसिक जांचें होती हैं जिनसे ये सब चेक किया जाता है कि आपकी जो बॉडी है उसमें कहीं कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो सर्जरी के दौरान कोई कॉम्प्लिकेशन का कारण बने। जैसे फर्ज करें कि अगर आपका आईएनआर रिपोर्ट नॉर्मल नहीं है तो ऐसे केस में हो सकता है कि थोड़ी ब्लीडिंग हो स्पाइन में सर्जरी के दौरान। अब वो इफेक्टिवली बहुत थोड़ी हो सकती है ब्लीडिंग, जिसका कि रियल टाइम में ब्लड लॉस का कोई मतलब नहीं हो, बट क्योंकि एंडोस्कोप बहुत छोटी सी चीज है वहां पर थोड़ी ब्लीडिंग भी इतनी होती है कि हमारा जो कैमरा सिस्टम है उसको वो पूरा रेड कर देगी। पर अगर वो पूरा रेड हो जाएगा और सर्जन को कुछ दिखाई ही नहीं देगा तो सर्जरी कंप्लीट करना बहुत मुश्किल हो जाता है कभी कभी। तो कुछ चीजें हैं जिनको डिटेल में चेक किया जाता है, जैसे कि आपका हार्ट बेसिकली ठीक है कि नहीं, आपके लंग्स ठीक है कि नहीं, आपके ब्लड में कोई मेजर प्रॉब्लम है कि नहीं, आपको डायबिटीज तो नहीं है कि कोई ऐसा तो नहीं आप प्री डायबिटिक स्टेज पे हो। तो यदि किसी को प्री डायबिटिक स्टेज पे होता है उसमें भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आपकी डायबिटीज रेगुलरली बढ़ रही है तो इन्फेक्शन का रिस्क या डिस्काइटिस का रिस्क बढ़ने लगता है। इस डायबिटीज इन स्पाइन सर्जरी के ऊपर भी मैं कभी न कभी एक डिटेल्ड वीडियो जरूर बनाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि डायबिटीज में क्या करना चाहिए। बट अभी मैं करंट टॉपिक पे कंसंट्रेट अगर करें तो ये सब बातों के जो टेस्ट होते हैं वो सारे हो जाएंगे और टेस्ट होने के बाद आपके डॉक्टर की टीम से कोई ना कोई इंसान, जो उनके कोऑर्डिनेटर हो सकते हैं, क्लिनिकल मैनेजर हो सकते हैं, उनके टीम से कोई मेडिकल ऑफिसर हो सकते हैं, वो आपकी सारी रिपोर्ट्स को देख लेंगे। जब आपकी रिपोर्ट सारी सही आ जाती हैं उसके बाद आपको जनरली एडमिट किया जाता है। हालांकि कुछ स्पेशल केसेस में हम लोग पेशेंट को एडमिट करने के बाद भी जांचें करते हैं, बट मेरा प्रेफरेंस यही रहता है कि जांचें पहले हो जाएं जिससे कि लास्ट मोमेंट सरप्राइज पेशेंट के लिए ना हो। जैसे कि आप फर्ज करिए कि मैंने आपको बोला कि सर्जरी की जरूरत है, अब आप डॉक्टर देवाशीष से सर्जरी कराने के लिए जेपी हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, लेकिन रिपोर्ट्स रात को कराई गई और सुबह आपकी सर्जरी है और सुबह पता चलता है कि आपकी रिपोर्ट में एक में कुछ गड़बड़ है, से फॉर एग्जांपल ब्लड में कुछ इन्फेक्शन है। तो ऐसे केस में इन्फेक्शन अगर आ गया तो फिर आप हमें वेट करना पड़ेगा 4 से 5 हफ्ते 6 हफ्ते दवाई देके कि बॉडी का पहले इन्फेक्शन क्लियर हो फिर हम सर्जरी करेंगे, या फिर हीमोग्लोबिन कम है या फिर चेस्ट में कोई दिक्कत है तो पहले वो प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी फिर सर्जरी हो पाएगी। ऐसा मेरा मानना है और जरूरी नहीं कि सारे डॉक्टर्स या सारे लोग इससे एग्री करें, बट मेरा मानना यह है कि जांचें पहले हो जानी चाहिए जिससे पेशेंट बहुत स्टेबल माइंड से आपके पास आ पाए अपनी सर्जरी कराने। और उस स्टेबल माइंड में हमें जब ये क्लियरिटी होती है कि सारी रिपोर्ट्स ठीक है तो सब कुछ प्री प्लान्ड जाता है। तो ये सर्जरी भी एक तरह का एक्सीडेंट है, एक तरह की चोट है बॉडी को, तो वो जितनी ज़्यादा कंट्रोल हो सकती है, जितनी ज़्यादा सुपरवाइज हो सकती है उतनी मेरे हिसाब से होनी चाहिए। तो अगर आपकी रिपोर्ट सारी नॉर्मल हैं, आपके डॉक्टर या उनकी टीम में से किसी ने रिपोर्ट्स को देख लिया है, तो फिर आप बेधड़क एडमिट हो सकते हैं और आपको ये बताया जाएगा सर्जरी से एक रात पहले, या फिर अगर आपकी सर्जरी लेट इन द आवर्स है जैसे कि आफ्टरनून में है या इवनिंग में है तो आपको ये बताया जाएगा कि आपको कब से खाली पेट रहना है। जनरली जो मॉर्निंग की सर्जरीज होती हैं उसमें मैं रात को पेशेंट को 12 बजे से खाली पेट करता हूँ और अगर पेशेंट की सर्जरी इवनिंग में है तो जनरली 9 बजे से खाली पेट करता हूँ। मोटा मोटा मिनिमम 6 घंटे की NBM स्टेटस
कहते हैं हम लोग। NBM का मतलब होता है नथिंग बाय माउथ। तो नथिंग बाय माउथ का मतलब है मुंह से हवा के अलावा कुछ भी नहीं जाएगा। तो 6 आवर्स का NBM होना चाहिए। NBM का एक दूसरा नाम भी है, NBM को NPO भी कहते हैं। NPO मतलब नथिंग पर ओरल, ये इंग्लिश है, इसका मतलब है कि नथिंग पर ओरल मतलब मुंह से कोई भी चीज नहीं ली जाएगी, बट दोनों को इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। नथिंग बाय माउथ या NBM जो है ये पेशेंट को मेंटेन करना होता है 6 घंटे के लिए। अब एक बात और, ये ज्यादा स्ट्रिक्ट है उन पेशेंट्स के लिए जिनकी सर्जरी में उनको जनरल एनेस्थीसिया या स्पाइनल एनेस्थीसिया लग रहा है, और रिलेटिवली कम स्ट्रिक्ट है उन पेशेंट के लिए जिनको के लोकल एनेस्थीसिया में ऑपरेट किया जा रहा है। पर कभी कभी क्या होता है कि लोकल एनेस्थीसिया के पेशेंट की जब हम सर्जरी कर रहे होते हैं तो किसी ना किसी कारण की वजह से अगर सर्जरी ना हो पाए तो उस पेशेंट को लोकल एनेस्थीसिया से हमें सर्जरी के बीच में एनेस्थीसिया टीम से रिक्वेस्ट करके कन्वर्ट करना पड़ता है फुल एनेस्थीसिया में या फिर पूरी बेहोशी में। और ऐसे केस में 100% मैंडेटरी है कि पेशेंट मिनिमम 6 घंटे फास्टिंग हो। तो सारे पेशेंट्स के लिए ये रूल बन जाता है कि आपको 6 घंटे फास्टिंग ही ओटी में आना है। तो 6 घंटे की फास्टिंग का रूल है। तो 6 घंटे पहले जब आपकी सर्जरी के टाइम हो तब आप पानी ले सकते हैं, आप कुछ लाइट खाना ले सकते हैं, पर 6 घंटे एब्सोल्यूट नथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा एक बात और, क्यों ऐसा है? देखिए जब आपको बेहोशी दी जाती है तब जब उल्टी या खांसी आती है तो पेशेंट को पता नहीं चलता, और जब आपको उल्टी या खांसी आती है और वो गलती से खाना ऊपर आया है और अगर वो सांस की नली में फंस गया तो कभी कभी बहुत ज़्यादा रिस्क क्रिएट हो जाता है। इवन लाइफ एंड डेथ का रिस्क क्रिएट हो सकता है कि पेशेंट को पता नहीं चलेगा और उसकी सांस रुक जाएगी। और ऐसे केस में, रेयर केसेस में, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि पेशेंट को लाइफ एंड डेथ सिचुएशन क्रिएट हो जाए या पेशेंट को वेंटिलेटर पर जाना पड़े। और तो बहुत ज़रूरी है, इस बात को बहुत सीरियसली लीजिए। अगर आपको सर्जरी से पहले ये बताया गया है कि आपको खाली पेट रहना है, ऐसा नहीं है कि डॉक्टर ने बोला है थोड़ा सा पानी तो पी लेते हैं, ऐसा करना नहीं है बिल्कुल भी। ये आपके लिए बहुत घातक हो सकता है। चलिए अब NBM हो गया। NBM के बाद डॉक्टर या डॉक्टर की टीम में से कोई ना कोई बंदा आपके पास आएगा जो आपको एक रिटन इन्फॉर्म्ड कंसेंट देगा। रिटन इन्फॉर्म्ड कंसेंट होता है जिसमें कि बहुत डिटेल में ये लिखा होता है कि सर्जरी में क्या फायदे और क्या नुकसान हो सकते हैं। हर सर्जरी इस दुनिया में कुछ फायदे लेके आती है और कुछ रिस्क लेके आती है। जैसे आप रोड पे चल रहे हो तो फायदा ये है आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओगे, नुकसान ये है कि हो सकता है चोट लग जाए, हो सकता है एक्सीडेंट हो जाए, हो सकता है गाड़ी ठुक जाए। तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, इन बात को डिटेल में बताया जाता है जो हमारा सर्जिकल कंसेंट फॉर्म होता है। मैं रेकमेंड करता हूं कि आप कंसेंट फॉर्म को डिटेल में पढ़ें और पढ़ने के बाद उस कंसेंट फॉर्म को साइन करें और अपने रिलेटिव्स को भी उस कंसेंट को पढ़वाएं। उस कंसेंट को साइन करना बहुत मैंडेटरी स्टेप है किसी भी सर्जरी के लिए। चलिए कंसेंट की बात हो गई। फिर इसके बाद जब आप एडमिट होते हैं तो आपका एक प्री ऑपरेटिव इवैल्यूएशन होता है जिसमें आपकी बेसिक चीज़ें जो नर्स होती हैं वो चेक करती हैं, जैसे कि आपकी हाइट कितनी है, आपका वेट कितना है, आपको कहीं कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज तो नहीं है। जैसे अगर आप डायबिटीज़ की दवाई ले रहे हैं तो किस तरह से ले रहे हैं, आपको हाइपरटेंशन की दवाई है तो किस तरह से चल रही है, अगर आप कोई खून पतला करने की दवाई ले रहे हैं तो क्या उसको आपको बंद करे हुए कुछ टाइम हो गया है, क्योंकि जनरली स्पाइन सर्जरीज के लिए खून की दवाई बंद करना एडवाइज्ड होता है। ऑब्वियसली वो आपको अपने उन डॉक्टर से मिलके ही करना होता है जिन डॉक्टर ने आपकी खून की दवाई चलाई है, जैसे कि आपके कार्डियोलॉजिस्ट हो सकते हैं, आपके सीनियर इंटर्निस्ट हो सकते हैं। तो जिन भी डॉक्टर ने दवाई चलाई है उनसे बात करके आपको खून की दवाई बंद करनी होती है कि ये दवाई मुझे बंद करनी पड़ेगी क्योंकि मेरी जो स्पाइन सर्जरी है उसके लिए डॉक्टर साहब ऐसा एडवाइस कर रहे हैं। तो डॉक्टर की देखरेख में ये सब बातें होती हैं। ये सब सारे चेकअप होने के बाद एक फाइनल डिटेल्ड चेकअप होता है कि सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली गई हैं कि नहीं, और फिर पेशेंट को ओटी में शिफ्ट किया जाता है ओटी ड्रेस पहनाकर। जब पेशेंट ओटी में शिफ्ट हो जाता है तो एक जगह होती है जिसे कहते हैं प्री ऑपरेटिव एरिया। किसी किसी हॉस्पिटल में वो एक रूम के फॉर्म में होता है, किसी किसी हॉस्पिटल में एक जनरल वार्ड जैसा होता है जिसमें कई सारे बेड लगे होते हैं, किसी किसी हॉस्पिटल में वो प्री ऑपरेटिव पोस्ट ऑपरेटिव केयर के नाम पे होता है जिसमें एक इसको मिनी आईसीयू कह सकते हैं, जिसमें कि वो पेशेंट जिनकी सर्जरी जस्ट हुई है और वो पेशेंट जिनकी सर्जरी जस्ट होने वाली है दोनों आ रखे होते हैं। वहाँ पर भी एक बार डिटेल में कभी कभी चेक किया जाता है कि सारी चीज़ें पूरी हो गई हैं, सारे कंसेंट सारे क्लियरेंसेस हो गए हैं कि नहीं, और उसके बाद पेशेंट को ओटी में ले लिया जाता है। अब ओटी में यदि आपकी बेहोशी वाली सर्जरी है तो फिर आपको एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर वहाँ मिलेंगे।
आपके हो सकता है आपके सर्जन से आने से पहले वो आ गए हों और आपको बेहोशी की तैयारी की जाएगी। बेहोशी देने के कई सारे तरीके होते हैं। कभी वो इंजेक्शन से शुरू की जाती है, कभी आपको एक इनहेलेशनल एनेस्थीसिया सुंघाया जाता है जिससे आपको बेहोशी आ जाती है, और कभी कभी डायरेक्टली आपको कोई इंजेक्शन के रूप में इस तरह की चीज़ दी जा सकती है। तो जब आप बेहोश हो जाते हैं उसके बाद आपको इंट्यूबेट किया जाता है या फिर ट्यूब डाली जाती है, और ट्यूब डालने के बाद वेंटिलेटर पे की हेल्प से आपको वेंटिलेट किया जाता है या फिर आपको सांस दी जाती है। फिर आपको जो सर्जरी की ज़रूरत है उस पोजीशन में लिटा दिया जाता है। जैसे अगर एंडोस्कोपी की जा रही है तो कई बार पेशेंट को प्रोन पोजीशन में, या फिर मेरे केस में मैं कई बार लेटरल में करता हूँ तो लेटरल पोजीशन में पेशेंट को लिटा दिया जाता है, और उसके बाद सर्जरी को शुरू किया जाता है। जब सर्जरी पूरी खत्म हो जाती है उसके बाद जब टाँके लग जाते हैं, ड्रेसिंग हो जाती है, उसके बाद आपको वापस सीधा किया जाता है और कोशिश की जाती है कि आप बेहोशी से वापस आएं। कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट बेहोशी से आसानी से वापस आ जाता है, और कई बार ऐसा भी होता है कि बेहोशी से आने में कुछ टाइम लगता है, तो पेशेंट को ऑब्जर्वेशन पे, वेंटिलेटर पे कुछ टाइम के लिए रखा जा सकता है, सर्जरी के बाद भी आईसीयू में। तो ये तो बात हो गई अगर वेंटिलेटर वाली सर्जरी है या फिर बेहोशी वाली सर्जरी है। दूसरा केस है अगर आपको बेसिकली ऐसी सर्जरी के लिए बोला गया है जिसमें लोकल एनेस्थीसिया होगा, तो इसमें आपकी ड्यूटीज़ कुछ और बढ़ जाती हैं घटने के बजाय। लोकल के कई सारे फायदे हैं कि आप बेहोशी नहीं लेनी पड़ेगी, आपको वेंटिलेटर पर नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन कुछ नुकसान भी हैं। नुकसान ये है कि आप पूरे टाइम जगे रहेंगे। एक तो ये आपको पता ही नहीं चला आपके साथ हमने क्या किया, लेकिन दूसरे केस में आपको सब कुछ पता चल रहा है। तो आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप एक ही पोजिशन में लेटे रहें, आप कम से कम हिलें, आप डॉक्टर को कोऑपरेट करें, स्टाफ को कोऑपरेट करें, और अगर माइल्ड पेन जो थोड़ा बहुत होता है, जैसे इंजेक्शन लगाने के बाद भी अगर माइल्ड पेन हो रहा है तो उसको थोड़ा टॉलरेट करें, जैसे कि आपका प्रोसीजर अच्छी तरह हो पाए। अगर लोकल एनेस्थीसिया में आपकी सर्जरी हो रही है तो आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि आप एप्रहेंसिव ना हो और बहुत सारी बार अपनी सर्जिकल टीम को ना टोकें, क्योंकि जो सर्जिकल टीम है वो कोशिश कर रही है कि आपकी सर्जरी जो है वो अच्छी हो जाए, और उसका एक ही काम होता है पूरी सर्जरी टीम का कि बेस्ट सर्जरी हो जाए। पर अगर उनको रेगुलरली आप कुछ ना कुछ बताएंगे, जैसे कि कभी तकिया ठीक नहीं है, कभी कुछ प्रॉब्लम है, अगर बहुत ज़्यादा बार अगर आप बताएंगे या बहुत ज़्यादा उनसे बात करने की कोशिश करेंगे तो उनका ध्यान बढ़ता है, जो आपकी सर्जरी के लिए रिलेटिवली डेक्सटेरिटी को कम कर देता है। तो मेरा मानना यह है कि अगर आपकी लोकल सर्जरी हो रही है तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप जितना स्टेबल रह सकते हैं उतना रहें। और ऐसा नहीं है, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आपको बात नहीं करनी है, बात ज़रूर करनी है। आपको अपने डॉक्टर को कोई भी बात बतानी है, अगर पैर में कोई दर्द जा रहा है तो बताना है, जैसे कि वो सचेत हो जाएं अगर वो किसी नर्व के पास काम कर रहे हैं। जनरली ये सर्जरीज 99% पेनलेस होती हैं। माइल्ड 1-2% सुई लगाने का पेन किसी किसी पेशेंट को होता है, किसी किसी को वो भी नहीं होता। तो डिपेंड करता है किस तरह से आपकी सर्जरी की जा रही है। तो मैं सोचता हूँ इससे आपको एक मोटा मोटा आइडिया लगा हुआ कि एंडोस्कोपी किस तरह से होती है। जब आप रूम से बाहर आ जाते हो उसके बाद आपको कुछ देर ऑब्जर्वेशन में रख के सेम डे या फिर नेक्स्ट डे डिस्चार्ज कर दिया जाता है। एंडोस्कोपी में एक दिन से ज्यादा पेशेंट को रखने की कभी भी जरूरत नहीं पड़ती, अनलेस एंड अनटिल आपका एंडोस्कोपिक टीलिफ सर्जरी हो रहा हो, जिसमें कि फ्यूजन होता है एंडोस्कोप के द्वारा, वो बड़ी सर्जरी होती है, तो उसमें आपको शायद 2 या 3 दिन हॉस्पिटल में रखा जाए। अदरवाइज सिंपल एंडोस्कोपिक डिकम्प्रेशन या डिस्केक्टोमी के बाद पेशेंट को नेक्स्ट डे मॉर्निंग डिस्चार्ज किया जा सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं सोचता हूँ कुछ जानकारी दे पाया हूँगा, कुछ अच्छी बातें बता पाया हूँगा, और हमेशा की तरह अगर आपको मेरी बात पसंद आ गई, अच्छी लग गई, तो या तो इसको लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और अगर कोई ऐसा है जिसको कि एंडोस्कोपी हो सकती है या होने वाली है तो उससे मेरा वीडियो ज़रूर शेयर करो, जैसे कि उसको कॉन्फिडेंस आए और वो कॉन्फिडेंट होकर अपनी सर्जरी करा के खुश और फाइनली अपनी पुरानी स्माइल के साथ वापस लौटे आपकी लाइफ में। मैं विश करता हूँ इस दुनिया में सारे लोग स्पाइन से पेन फ्री हों और सारे लोग बहुत खुश रहें। थैंक यू वेरी मच।